अच्छा ये बताओ प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? MICR की फुल फॉर्म, LCD की, LED, ठीक है। स्कैनर कितने टाइप के होते हैं? फ्लैट बेड किसको बोलते हैं? ठीक है। आज देखो, आज हम करने वाले हैं अभी मेमोरी डिवाइसेस, जितने भी हमारे मेमोरी डिवाइसेस यूज होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था हम ट्रेडिशनल तरीके से मेमोरी को दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है आपका कौन सा? प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी होती है, रैम और रोम, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी में होती है आपकी हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, SSD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी। ये सारे की सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। देखो मेमोरी का कंसेप्ट समझने के लिए आपको ना फंक्शन ऑफ कंप्यूटर समझना ज़रूरी है कि कैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर हमारा किस तरीके से काम करता है। पहले हम छोटे सा एक वो समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है, उसके बाद में आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ये मॉनिटर है, मॉनिटर के बाद ये हमारा कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं कैबिनेट के थ्रू। कहने का मतलब कि ये सारी की सारी वायर जो है कैबिनेट के पीछे लगी होती है। चलो मैं वहाँ से ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। सारे के सारे डिवाइसेस कैबिनेट के साथ अटैच्ड होते हैं और ये जो अटैच्ड होते हैं ना, इधर ध्यान दे लो, क्लास में कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि पहाड़ गिर जाए, ठीक है। क्लास में ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कोई आए कोई जाए, आते रहेंगे बच्चे तो लेट तक आते हैं, आदत है उनकी, ठीक है। ये मदरबोर्ड है, मैंने बताया सारे के सारे डिवाइसेस हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। और मदरबोर्ड में यहाँ पर एक चिप लगी होती है जिसको हम CPU बोल देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दो स्लॉट होते हैं जहाँ पर आपकी रैम लगती है, ये आपका CPU होता है। CPU के अंदर ही कैसे मेमोरी होती है आपकी, नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में इसी कैबिनेट में, जो हम कैबिनेट बोलते हैं इसको, इसी कैबिनेट में क्या होता है? हार्ड डिस्क लगी होती है। यहीं पर हमारा DVD राइटर लगा होता है, यहीं पर SMPS लगा होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगी होती है। अब क्या होता है कि मान लो हमारा कंप्यूटर बंद होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है? जब हम माई कंप्यूटर ओपन करते हो ना, जहाँ पर आपकी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव बनी होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। अब आपको पता है C ड्राइव में जो हमारी जितनी भी विंडो की फाइलें, मेजरली विंडो की सारी फाइलें कहाँ पर होती है? C ड्राइव में। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर हमारा क्या है? बंद पड़ा है, ठीक है। रैम का क्या है? एक वोलेटाइल नेचर है। रैम जो है आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है जब तक आपने पावर दे रखी है आपका डाटा स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर जाएगी सारा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। रैम के अंदर डाटा केवल तभी रहता है जब हमारा कंप्यूटर ऑन है, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है? जब हम बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर आपका, उसके बाद में क्या होता है बच्चों की हार्ड डिस्क C ड्राइव से जो हमारी विंडो की फाइलें है ना, विंडो की फाइलें सारी की सारी कहाँ कॉपी होती है? रैम के अंदर कॉपी होती है, ठीक है। जब सारी इंपॉर्टेंट फाइल विंडो की ओपन हो जाती है, जब हमारी रैम में कॉपी हो जाती है, तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है जो आपको दिखाई देती है, और फर्स्ट स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाता है आपको। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब देखो रैम के पास डाटा आया, जो सारी विंडो की फाइल आई, और रैम जो है केवल कम्युनिकेट करती है CPU के साथ। CPU से डाटा लेती है, CPU को वापस देती है, ठीक है। आपका सारा काम इस तरीके से होता है। अब एक यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक है कि आप जब अचानक से मान लो कि आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, ठीक है,
और अचानक से लाइट गई, क्या आपको कंप्यूटर ऑन मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रैम का जो नेचर है वो वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल का मतलब कि अगर मान लो कि लाइट जाएगी, आपका सारा डाटा वॉश आउट हो जाएगा। और ध्यान रखना, सीपीयू जो है डाटा केवल रैम से लेता है, प्रोसेस करता है, वापस किसको दे देता है? रैम को। अगर लाइट जाने पर सारा डाटा रैम के पास कोई डाटा ही नहीं बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीपीयू किससे डाटा लेगा, किससे डाटा देगा? किसी के पास नहीं दे सकता, सीपीयू के पास डाटा ही नहीं रहेगा, इसलिए हमारा कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है। क्लियर है बात? तो आपको ये फंक्शनैलिटी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अब जो रैम का टॉपिक करेंगे या फिर रोम का टॉपिक करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें समझनी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। कल मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशन पता करके आना, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी का? देखिए, डाटा तो सबसे पहले जो स्टोर होता है वो रैम के अंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो आपकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। रैम से भी पहले डाटा हमारा जो है रोम के अंदर रहता है। देखो, एक सिंपल सी भाषा में याद कर लो, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर जो है काम नहीं करेगा। विदाउट प्राइमरी मेमोरी अवर कंप्यूटर डजंट वर्क। ठीक है, अब सबसे पहले बात करती हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको प्राइमरी मेमोरी में क्यों रखा गया, मैंने आपको बता दिया कि जो है सारा का सारा सीपीयू डाटा किससे लेता है? रैम से लेता है, वापस किसको देता है? प्रोसेस करने के बाद रैम को देता है। अब रैम डिसाइड करती है कि उस डाटा को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो, सारी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू। और उसके बाद में सारा डाटा वापस रैम को मिल जाता है। अब रैम को डिसाइड करना है कि क्या कमांड है, वो डाटा आपको हार्ड डिस्क में सेव करना है कंट्रोल एस से, या फिर आप प्रिंट की कमांड देते हो तो आपको प्रिंटर तक छोड़ के आना है। कहने का मतलब सारा का सारा डाटा आपका कहाँ है? रैम के पास है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं रैम निकाल दूं आपके सिस्टम से, अगर मैं रैम निकाल दूं आपके सिस्टम से, तो क्या आपका कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है, बिना रैम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए रैम को हम प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। पहली बात रैम की पता लगी क्यों मेन मेमोरी में रखा जाता है। सेकंड, इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। अभी अगर आपके आ जाए कि व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या लिख के आओगे? रैम। नोट करते रहो, हर एक क्वेश्चन एक एक बार पूछा गया है। उसके बाद में इट इज वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर का अभी मैंने मतलब बताया है। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि जब तक लाइट है, जब तक आपका डाटा स्टोर है, जैसे लाइट जाएगी आपका डाटा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रीड और राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये चीजें नहीं लिखा रहा कि मेन मेमोरी क्यों बोला जाता है। आप ब्रैकेट में हिंदी में लिख सकते हो कि मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीपीयू जो है डाटा रैम से लेता है, प्रोसेस करने के बाद किसको देता है? रैम को देता है। ऐसे ही वोलेटाइल नेचर क्यों बोला जाता है, अब मैं वोलेटाइल की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक आपका पावर ऑन है डाटा सेव रहेगा, जैसे ही पावर जाएगी आपका डाटा वॉश आउट हो जाएगा। ऐसे ही रीड और राइट मेमोरी क्यों बोला जाता है, वो मैं अभी जब रोम को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो साथ में रैम के बारे में, ये एक्स्ट्रा टिप है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं आया। आप कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हो, आप सबसे पहले ये कहते हो ना कि कितने जीबी की रैम है। आप फोन लेने गए तो आपने सबसे पहले ये पूछा ना कि कितने जीबी की उसके अंदर रैम है। ठीक है, तो रैम का इतना फर्क क्यों पड़ता है? मान लो कि हायर रैम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लोअर रैम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। अब उसका सीधा सा आंसर देख लो। देखो क्या होता है बच्चों कि एक चीज लिख लो इसमें, हायर द रैम बेटर द मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि जितनी आपकी जो रैम हायर होएगी, जितनी ज़्यादा रैम होएगी, आप मल्टी प्रोग्रामिंग उतना ही आप सपोर्ट कर पाओगे।
अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब समझ लो क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर ऑन किया आपने, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपने MS वर्ड ओपन किया तो आपने एक प्रोग्राम ओपन किया है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रोग्राम MS वर्ड ओपन किया, उसके बाद में आपने क्या किया, म्यूजिक प्लेयर और ओपन कर दिया, आपने 2 प्रोग्राम ओपन कर दिए। ऐसे करके हम 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ रन कर पाते हैं, तो वो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग कह लो, मल्टीटास्किंग भी इसको बोल देते हैं, मल्टीटास्किंग। अब देखो इसका रैम से क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सारी की सारी जो फाइल है विंडो की उठ करके कहाँ पर आती है, रैम में। मान लो ये हमारी रैम है, अभी हमारे सिस्टम में 1024 MB की रैम है, मतलब कि 1 GB की रैम है, ठीक है। हमारे कितनी रैम है, 1 GB की। जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया, विंडो की सारी फाइलें कहाँ पर कॉपी हुई, रैम के अंदर, मतलब कि हमारी विंडो की फाइलें आ गई। और इन विंडो की फाइलों ने कोई ना कोई तो स्पेस लिया होगा। मान लो 400 MB का स्पेस जो है इन विंडो की फाइलों ने ले लिया। कितना स्पेस लिया, 400 MB का, विंडो ऑन होने में। उसके बाद में क्या हुआ कि आपने म्यूजिक प्लेयर ओपन किया, म्यूजिक प्लेयर की फाइल ने क्या लिया, 300 MB का स्पेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट चला लिया जाए, तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, मान लीजिए गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन किया तो गूगल क्रोम ने भी क्या लिया, 400 MB का स्पेस ले लिया, लेकिन मान लो कि 300 MB का स्पेस ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। टोटल हमारा 1000 MB का स्पेस यूज हो चुका है। केवल हमने कितने प्रोग्राम ओपन किए हैं, 2 प्रोग्राम ओपन किए हैं यहाँ पर, एक म्यूजिक प्लेयर, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। आप साथ में मान लो कि अब MS वर्ड और ओपन करना चाहते हो। अब MS वर्ड की फाइल को चाहिए 400 MB का स्पेस, क्या ये ओपन हो पाएगी? क्योंकि हमारे पास केवल 24 MB का स्पेस बचा हुआ है रैम के पास में, और आपको कितना चाहिए, 400 MB, ठीक है। उस टाइम ये क्या देगा, MS वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या कहेगा, MS वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए जब हमारी रैम कम होती है तो हम ना मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ ओपन नहीं कर सकते, मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम को ओपन नहीं कर पाते, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कि इस सिस्टम में 4 GB की रैम होती, ठीक है, 4 GB की रैम होती, तो वो 4 GB की रैम में हम 4096 MB हमारी रैम हो जाती। अब 4096 MB रैम में हम ऐसे कितने प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, 10, 12, 15 प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखाया कि हायर द रैम बेटर द मल्टीटास्किंग। हम मल्टीपल टास्क को ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं अगर हमारी रैम ज़्यादा होगी तो। क्लियर है इतना, ठीक है। रैम का सारा समझ में आ गया। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन मेमोरी बोला जाता है इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल इन नेचर है, रीड और राइट मेमोरी बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्यों बोला जाता है, देखिए एक ऐसी मेमोरी जिसमें रीड ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरी में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो देखिए मेमोरी ऑपरेशन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है राइट ऑपरेशन, सेकंड हमारा होता है रीड ऑपरेशन, थर्ड हमारा जो होता है वो होता है अपडेट या फिर मैनिपुलेट जिसको बोल देते हैं। मेमोरी के 3 ऑपरेशन होते हैं बच्चों, एक होता है राइट, एक होता है रीड, एक होता है क्या, अपडेट, ठीक है। अब राइट का मतलब क्या है देख लो। राइट का मतलब ये होता है कि मान लो हम एक पेन ड्राइव ले, मैंने कहा कि ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मान लो हम एक पेन ड्राइव लेकर के आए, वो बिल्कुल खाली है, हमने फॉर्मेट कर रखी है, उसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है। जब आप उसमें डाटा डलवा रहे हो, मान लो कि आप मूवी कॉपी कर रहे हो, आप सॉन्ग कॉपी कर रहे हो, ठीक है, जो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट ऑपरेशन। इसका मतलब जब हम राइट ऑपरेशन करते हैं तो वो ना स्पेस गिर लेता है, मेमोरी में स्पेस लेता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा CD राइट कर रहा हूँ,
सीडी में जब हम डाटा डालते हैं तो सीडी राइट करना बोलते हैं उसको, क्योंकि डाटा क्या होगा, वो डाटा जो डलेगा तो वो स्पेस लेगा, ठीक है। तो इसको हम राइट ऑपरेशन बोलते हैं। जब हम कोई चीज़, कोई डाटा जो है मेमोरी डिवाइस में डालते हैं तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब मान लो कि ऑलरेडी उसमें कोई डाटा है, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हो, तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, रीड। आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, रीड ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद में आप ऑलरेडी कोई डाटा है उसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करा। मान लो आपका वो डाटा MS वर्ड की फाइल है, ठीक है, MS वर्ड की वो फाइल है। MS वर्ड में आपने 4 पेज जो है टाइप कर रखे थे, आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपने क्या किया, 2 पेज और ऐड कर दिए। तो अब की बार आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब जो उसमें डाटा है ना, हम उस डाटा को केवल देख सकते हैं, बार बार ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, मान लो आप कहीं पर भी जाते हो, आप कोई मूवी की सीडी लेकर के आओ मार्केट से, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा CD रोम, क्या लिखा होगा, CD रोम। कहने का मतलब CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब ये है जो उस सीडी में डाटा डला हुआ है, जो मूवी डली हुई है, आप उस मूवी को 1000 बार देख सकते हो उस सीडी को चला चला कर। ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हो उस डाटा को, ना आप उसमें कुछ चेंज कर सकते, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते। कहने का मतलब राइट और अपडेट ऑपरेशन नहीं हो सकता, केवल कौन सा ऑपरेशन होएगा, रीड ऑपरेशन। इसलिए उसके सामने क्या लगाया जाता है, रोम लगाया जाता है। क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है रोम का, हम कहाँ पे यूज करते हैं। मान लो आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग के फ़ोन को जब हम ऑन और ऑफ करते हैं तो एक पर्टिकुलर लोगो आता है ना, ऑफ होने के लिए सैमसंग का लोगो आएगा, फिर वो आपका सिस्टम ऑफ होएगा। ऐसे ही जब आप ऑन करते हो तो भी सैमसंग का लोगो आकर के एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ऑन और ऑफ होने का, ठीक है। आप एक काम करो, आप अपने फ़ोन को कैसे भी फॉर्मेट करो, क्या आप उस पैटर्न को चेंज कर सकते हो, आप उस पैटर्न को डिलीट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो कहाँ पर स्टोर किया गया है, रोम के अंदर। कहाँ पर स्टोर किया गया है, रोम के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम एक ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा, रीड का, ठीक है, और वो हमारी क्या कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। अब ये तो रोम का तो आपको पता लग गया कि रोम किसको बोलते हैं। अब बात ये आती है कि रोम को प्राइमरी मेमोरी में क्यों डाला गया। मैंने प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन दी कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो रोम को प्राइमरी मेमोरी में क्यों डाला गया, एक मिनट, तुम्हें पता है, रुक जाओ, कोई बता सकता है कि रोम को हम प्राइमरी मेमोरी में क्यों डालते हैं, वाई वी आर कीपिंग द रोम इन द प्राइमरी मेमोरी। एनीवन, दिमाग लगाओ। मैंने कहा प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। रोम के बिना क्यों नहीं काम करता। रैम का तो चलो आपको समझ में आता है कि रैम हटा दी तो सीपीयू को डाटा ही नहीं मिलेगा। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग की बात करते हैं, मान लो कि हमारा कंप्यूटर है ये बंद पड़ा है, बिल्कुल शट डाउन है, ठीक है। आपने क्या किया, बटन दबाया। बटन दबाने के बाद जब आप बटन दबाते हो तो आपको पता है कि रैम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब रैम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो इसका मतलब सीपीयू के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो आप ये जब हम बटन दबाते हैं तो रैम के पास कोई डाटा नहीं है, तो सीपीयू को कौन बताएगा कि आपको ये काम करना है। कहने का मतलब आपको ऑन होना है, आपको जो हार्ड डिस्क की फाइलें हैं, जो विंडो की फाइलें हैं, वो सारी रैम में कॉपी करनी है। तो वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, जो हमारे कंप्यूटर में पहली इंस्ट्रक्शन जो देता है, वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बायोस चिप बोलते हैं। वो बायोस चिप रोम टाइप की मेमोरी होती है जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन डाली जाती है। कहने का मतलब स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो है हमारी कहाँ पर स्टोर की जाती है, रोम के अंदर, ठीक है। और जब हम पावर बटन दबाते हैं ये रोम सिग्नल भेजती है किसको, रैम को, और रैम फिर सीपीयू को सिग्नल भेजता है कि भाई साहब खड़े हो जाओ, आपको ये काम करना है। क्या करना है, हार्ड डिस्क से फाइलें उठानी है, कहाँ पर कॉपी करनी है, रैम में, ठीक है। सपोज करो अगर मैं ये रोम हटा दूं यहाँ से,
आपका सिस्टम बंद पड़ा है, आप बटन दबाते रह जाओगे, सीपीयू हमारा कंप्यूटर जो है ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? रोम देगा। इतनी बात क्लियर आ गई? सबको क्लियर है? रोम को प्राइमरी मेमोरी में क्यों रखा जाता है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो है हमारी रोम में स्टोर होती है। ध्यान रख लो, ये लिख लो पॉइंट कि स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो है आर स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम में स्टोर की जाती है। दैट्स वाई रोम केप्ट इन प्राइमरी मेमोरी, इसलिए उसको किस में रखा जाता है? प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। किसी को कोई डाउट रोम के अंदर? ठीक है, अब देख लो टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम में देखो, सबसे पहली वाली हमारी रोम ही थी, उसके बाद में आई पी रोम, पी रोम के बाद में क्या आई? ई प्रोम, ई प्रोम के बाद में आई ई प्रोम, और आजकल जो चल रही है वो है फ्लैश रोम। ठीक है, ये टाइप्स है आपके रोम के। फुल फॉर्म भी लिख लेना भाई साहब, आप भी लिख लो, पीछे बैठे हो, आए हो इतना कष्ट करके, कुछ नोट्स बना के ले जाओ। पीछे आपको दिखाई दे रहा है? पीछे आगे आ सकते हो, आगे स्पेस है, जगह है। देखिए पी रोम की डेफिनेशन देख लो, पी रोम की फुल फॉर्म लिख लो, प्रोग्रामेबल रोम। ई प्रोम की है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ई प्रोम की है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फ्लैश रोम की सिंपल फ्लैश रोम है। ये टाइप्स ऑफ रोम है। लिख लिया ये सबने? ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रोम में ये रोम के नाम क्यों पड़े? ध्यान से सुनना, सिंपल सी है ना। अभी ग्रेडेबल है, मतलब कि ग्रेडेबल का मतलब एक के बाद एक आई, एक के बाद एक आई। क्यों आई, क्यों हमें जरूरत पड़ी इन सब चीजों की? तो ध्यान से सुनो, रोम का मतलब तो पता लग गया। हमारे हर एक डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमारा फोन गुम होता है, ठीक है, अब जो भी फोन चोरी करके ले जाता है सबसे पहले फोन को फॉर्मेट ही करता है। फिर भी पुलिस वाले ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका फोन ऑन होने दो, हम आपकी इन्फॉर्मेशन बता देंगे कहाँ पर आपका फोन है। वो करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब आप फोन लेकर के आते हो, ठीक है, उस फोन में एक रोम लगी होती है जहाँ पर आपकी सारी फोन की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल ली जाती है। ठीक है, अब आपका EMI नंबर होता है, IMEI नंबर होता है, कुछ इस तरीके का एक नंबर होता है। ठीक है, वो भी कहाँ पर स्टोर किया जाता है? रोम के अंदर। अब जो फोन चोरी करके भागा है वो आपके फोन को फॉर्मेट कर सकता है, मतलब कि इंटरनल स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज को फॉर्मेट कर सकता है, लेकिन इस रोम को फॉर्मेट वो नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक डिवाइस की जो मेजर इंफॉर्मेशन है, कौन सा उसका सीरियल नंबर है, कौन सा उसका EMI नंबर है, ठीक है, कौन सा उसका मैक एड्रेस है, वो सारा स्टोर किस में किया जाता है? रोम के अंदर। और रोम जो है हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, मतलब कि रोम से डाटा हम डिलीट नहीं कर सकते, हम केवल उसका डाटा रीड कर सकते। मैंने बताया ना तो हम राइट कर सकते, ना अपडेट कर सकते, ना डिलीट कर सकते, केवल हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में सबसे पहले ये रोम यूज हुई। अब मान लो कि ये रोम जो बनाती थी उस कंपनी का नाम है एक्स। रोम जो बनाई उस कंपनी का नाम है एक्स। एक्स कंपनी सारी की सारी रोम बनाती थी और बी और सी कंपनी को बेचती थी भी। ठीक है, अब ये है, मान लो कि एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर केवल डाटा
हम देख सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इसके अंदर डाटा डाला गया होगा, कोई ना कोई टेक्निक से तो डाटा डाला गया होगा। तो वो डाटा डालने की टेक्निक किसके पास थी? एक्स कंपनी के पास थी। ठीक है, जो कंपनी रोम बनाती थी वही क्या करती थी, उसमें डाटा डाल के देती थी। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2000 के आसपास की बात करें तो नोकिया कंपनी थी केवल मार्केट में। ठीक है, एक आधी और होगी फ़ोन वाली कंपनी, ठीक है, BSNL लगा लो। तो क्या होता था, कम फ़ोन होते थे तो सारे के सारे रोम जो थी यही कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर का काम भी कौन करती? ये कंपनी करती। अब रोम आप ऐसी मेमोरी है, मान लो कि एक बार डाटा डाला और वो आधा अधूरा डल गया तो वो रोम पूरी खराब ही हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए मान लो वी वाली कंपनी को 100 फ़ोन में रोम डलवानी है तो उसके ना मतलब कि वो 110 कॉस्ट करती थी, क्योंकि 10 तो उसकी वैसे खराब हो जाती थी। कई बार डाटा पूरा डला नहीं डला, चेकिंग में टेस्टिंग में दिक्कत आ गई। ठीक है, तो वो 110 का कॉस्ट करती थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब तक काम चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में ये कंपनियां बढ़ गई। जैसे नोकिया थी, हमारी BSNL थी, अब देखो कितनी कंपनियां हैं, वीवो है, रेडमी है, मतलब इतनी सारी हजारों कंपनियां हैं फ़ोन की। ठीक है, हर एक को क्या चाहिए? रोम चाहिए अपने मोबाइल में। मान लो CDEF सारी कंपनियां आ गई। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम बढ़ गया। अब इसके बस की बात रही नहीं कि वो हर एक कंपनी के रोम में डाटा डाल के दे दे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब हम एक ऐसी रोम बना करके देते हैं जिसमें आप खुद डाटा डाल सकते हो, हमसे रोम ले जाओ, हम रोम बना करके देंगे, आप अपने पास ले जा करके वहाँ पर डाटा डालो, और जो डाटा डालने की टेक्निक है ना, सॉफ्टवेयर डालने की टेक्निक, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आई बात समझ में? तो जो वो रोम बनाएगी उसको बोला गया पी रोम। क्या बोला गया? पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो उसके मतलब कि एक ऐसी रोम जिसके अंदर हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, हम हमने आपसे मतलब कि डाटा डाल सकते हैं, उसको हमने प्रोग्रामेबल रोम बोला। क्लियर है? फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही इन कंपनियों ने डाटा डालना स्टार्ट किया, इनको भी कहानी समझ में आने लगी कि 100 हम लाते हैं तो उसमें से 90 काम की होती है, 10 तो वैसे ही खराब हो जाती है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसे तो आप हमारा बहुत नुकसान कर रहे हो। ठीक है, एक आधी ऐसी रोम तो बनाओ जिसको हम, मान लो कि एक आधी बार डाटा गलत भी डल जाए तो हम उसको फॉर्मेट करके दोबारा डाटा डाल सके। ठीक है, तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट की, तो इसलिए इन्होंने बना दी EEPROM। ये क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। कहने का मतलब एक ऐसी रोम जिसको हम इरेज कर सकते हैं 1-2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, लेकिन इरेज करने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। किसके पास है? जो कंपनी उस मतलब कि जिस कंपनी के पास का वो फ़ोन है। ठीक है, केवल वही कंपनी उसको इरेज कर सकती है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनी। उसके बाद में क्या हुआ कि इरेजेबल ये रोम तो बना दी इन्होंने, मिटाने की टेक्निक तो बना दी, लेकिन उसमें ना टाइम बहुत लग जाता था। मान लो एक रोम को डिलीट करने में, डाटा डिलीट करने में 15-20 मिनट लग रही है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि कंपनी के 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अभी। ठीक है, एक रोम को डिलीट करने में आपको इतना टाइम ले रहे हैं। तो वो बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं, कोई अच्छी टेक्निक भी बनाओ जिससे रोम जो है फटाफट फॉर्मेट हो जाए। तो फिर उन्होंने बनाया EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम क्या करती है कि ये जैसे अपनी पेन ड्राइव फॉर्मेट होती है ना, लगाई फॉर्मेट की, इसी तरीके से ये आपकी फॉर्मेट हो जाती है। और सेम वैसे इसको फ्लैश रोम, आजकल फ्लैश रोम नाम देने लगे क्योंकि वो फ्लैश करते हैं, मतलब कि जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है इसी तरीके की रोम आने लगी, बाहर से हम लगा सकते हैं। अब तो पहले तो फिट करते थे, मतलब कि जो हमने रोम बनाई, इन कंपनियों ने रोम बनाई, मान लो कि वीवो ने रोम बनाई, डाटा डाला और उसको फिट कर दिया। आजकल ऐसी रोम भी आई हुई है जो बाहर से हम डालते हैं और वो बाहर से मतलब कि रोम का काम करती है। ठीक है, तो उसको हम फ्लैश रोम बोल देते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है पक्का?